हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं और उसमें हम अब आगे देख रहे हैं हाउ डू एटम एग्जिस्ट। आखिर एटम रहते कैसे हैं, है ना? कैसे घर में रहते हैं, किस तरीके से क्या व्यवहार करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले एटम्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक फैमिली को बताऊंगा जिस फैमिली का नाम है नोबल गैसेस, जिसे आप लिखते हैं ऐसे: हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। मैं इस फैमिली को पीरियोडिक टेबल में दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना, और उसके बाद फिर मैं आगे के थ्योरी को इसको कंटिन्यू करता हूं, तभी आपको अच्छे तरीके से फील आएगा। ओके, ये देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल के सबसे एंड में 18th ग्रुप आप अगर देखेंगे, दिस इज योर 18th ग्रुप। ग्रुप कहते हैं वर्टिकल लाइंस को, ऐसे वर्टिकल कॉलम जो रहता है ना, ये वाला, दैट इज ग्रुप। तो इस ग्रुप में इसको नोबल गैसेस कहते हैं बेटा। ये है अपना नोबल गैस और इसी को कहते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, किसी से रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है समझिए। ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब हैं, ये भी एलिमेंट है, ठीक है। अनोक्टियम है एक्चुअली। तो ये नया एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है अभी ओजी। तो यहां पे क्या करना है कि इन सभी एलिमेंट का अगर आप देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना रहता है? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना आता तो मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप जनरल केमिस्ट्री जरूर देखिए, है ना, वहां बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद हैं तो वो स्टेबल हैं, ऐसा लुईस अंकल ने कहा था। एक लुईस साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो स्टेबल हो जाता है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 है, फिर भी ये स्टेबल नेचर का होता है, ठीक है। तो यहां पे ये कहा गया है कि जो भी नोबल गैसेस होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और बहुत ज्यादा स्टेबल होने के कारण जब कोई भैया स्टेबल है तो किसी से क्यों रिएक्ट करेगा, किसी से कोई रिएक्शन करने की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। इसीलिए ये एलिमेंट्स जो होते हैं, ये ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन रिएक्टिव। ये रिएक्ट किसी से नहीं करते। क्यों रिएक्ट करेंगे? इसको थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन लेना देना है, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लेने देने से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, इसके अलावा ये तो सबसे स्टेबल है, यानी कि पीरियोडिक टेबल का अगर डॉक्टर इंजीनियर की बात करें तो यही लोग हैं। यही लोग पीरियोडिक टेबल के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर इसी ग्रुप में हैं, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट जो इसके पहले हैं, ये सब एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स आपको इससे पहले दिख रहे हैं, ये सब कुछ जितने एलिमेंट्स यहां दिख रहे हैं, ये सभी कोई यही चाहते हैं कि हम भी अपने नजदीकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लें। अपने से जो भी नजदीक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पड़ता है वो एक्वायर कर लें, और इसीलिए कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और इस तरीके से बॉन्डिंग करके वो स्टेबिलिटी को पाता है। यानी कि सबकी इच्छा होती है कि भैया मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के तरह बन जाऊं, इसकी जैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसा मेरी भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। और यही इच्छा के कारण सभी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लूज करते हैं या शेयर करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे सोडियम को स्टेबल होना है तो सोडियम कहता है कि मेरा एटॉमिक नंबर है 11, मेरे से सबसे नजदीक में जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो है नियॉन। तो ये क्या करता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ऐसा होता है ना।
तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, या फिर आप यूं कहें, आप अभी तक ये जानते हैं कि 281, ऐसा आप जानते हैं। आपको डिटेल में सीखना है तो जनरल केमिस्ट्री के लेक्चर्स को देख लीजिए, वो 7, 8, 9, 10 के लिए स्पेशली बनाया गया है वो लेक्चर, ठीक है। तो आपको ये लिखना आ जाएगा आराम से, कंफर्म हूं लिखना आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 11 है। अगर ये 11 है तो भैया ये चाहता है सोडियम कि मैं चला जाऊं कहां पे, नियॉन पे, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ये वाला डोनेट कर देगा, बोलेगा भैया कोई ले लो मेरे से ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहां पे 28 में। तो देखिए इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 8, आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, है ना। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, हेंस दिस कंपाउंड विल बी स्टेबल, यानी कि Na+ में ये स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से मान लीजिए कोई Cl-, यहां पे Cl है, क्लोरीन है, और इस क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होती है बेटा 17। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1s2, है ना, देन 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एंड देन सॉरी 3p5, नॉट 3p6, सो 3p5। अब यहां देखिए फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 7, ऐसा, है ना। तो ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अभी 7 है, लेकिन कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा ना तो ये फट से स्टेबल हो जाएगा। ये नजदीकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 17 से 18, ये देखो ये वाला आर्गोन इसका नजदीक है, तो ये क्या करना चाहेगा कि क्लोरीन माइनस में जाना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज लगेगा क्योंकि एक गेन करा है एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहां पे अब आप लिख पाएंगे क्या, 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 3s2, 3p6। तो यहां पे अब क्या हो गया देख लीजिए, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, देख लो यहां पे 8 हो गए। आपको भले ही लग रहा होगा बहुत लोगों को कि क्लास 9th में सर आप ये 1s2, 2s2 क्यों लिख रहे हो, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो हमें नहीं पढ़ाया जाता है क्लास 9th में। बेटा यकीन मानो, आप ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जा करके जनरल केमिस्ट्री से अटेंड कर लो। मैं यकीन बताता हूं कि सभी बच्चे 7th क्लास से ये बच्चे अब कोई सीखने लगे हैं कोचिंग में। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो इसको आना जरूरी है, बहुत इजी है, मैंने बताया है, आप पढ़ के तो देखो, बहुत इजी है, लिख लोगे, बड़ा मजा आएगा आपको लिखने में, जाओ एक बार देखो, ठीक है। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, सब कुछ वहां पे बताया गया है A to Z। तो यहां पे तभी आप समझ पाएंगे जब आप उसको अच्छे तरीके से देखे रहेंगे या आता है तो। ये देख लीजिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया, यानी कि Cl-। तो आपको यहां लाने का मतलब था, इस पीरियोडिक टेबल को खोलने का मतलब मेरा सिंपल सा था कि नोबल गैस को दिखाना था कि कहां रहता है ना, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, जितने भी पीरियोडिक टेबल के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है, वो सभी कोई चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊं और स्टेबल हो जाऊं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सभी एलिमेंट क्या है बेटा, रिएक्टिव हैं, ये रिएक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कोई गेन करता है तो रिएक्ट करता है, बट ये स्टेबल है तो ये कोई रिएक्शन नहीं करता, तो नॉन रिएक्टिव कहते हैं इसको। आई थिंक ये पार्ट जरूर क्लियर हो गया होगा आप सभी को। आइए अब हम बताते हैं कि अगर ये जो है नोबल गैस है तो ये केमिकली क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं कि केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं ये लोग, लेस रिएक्टिव। और हम यूं कहें कि रिएक्टिव होता ही नहीं है भैया, ये कभी किसी से रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये लोग रिएक्शन ही नहीं करते हैं। तो ये फ्री स्टेट में, ये बात कर रहे हैं हम नॉर्मल, यहां पे बात करते हैं कि नॉर्मल जगह पर अपने सराउंडिंग स्टेट में ये फ्री स्टेट में रहता है, किसी से कोई कंबाइन होकर के नहीं रहता, किसी से किसी को मिलने की जरूरत नहीं है इसको, ये अकेला ही मस्त रहता है, ये पूरा अकेले ही ये लोग मस्त खेलते कूदते रहते हैं, जिंदा रहते हैं, समझ रहे हो। सो अगर हम बात करें तो अदर एलिमेंट की क्या बात करें, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। ज्यादातर एलिमेंट की, है ना, ज्यादातर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, है ना, एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, है ना, एंड
डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, है ना। फ्री स्टेट में ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि भैया एक इलेक्ट्रॉन देना, एक इलेक्ट्रॉन लेना या शेयर करना ये लोग करते रहते हैं, ताकि ये कोशिश करते हैं कि इनके जैसा बन जाएं। तो ये इसी फिराक में लगे हुए रहते हैं। तो हमें ये जानना है कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो एटम एग्जिस्ट कैसे करता है? तो ये तो फ्री स्टेट में ये सब एग्जिस्ट करते हैं, और ये सब कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये लोग, है ना। जो अदर देन ये एलिमेंट के अलावा जितने बच गए वो सभी कोई कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम सिंपली कहते हैं कि नॉर्मल तरीके से कि एटम्स जो होते हैं यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज, ये कैसे दो तरीके से एग्जिस्ट करता है? तो हम पहला कहते हैं कि नंबर 1 ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। एंड दूसरा कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयन, इन द फॉर्म ऑफ आयन। तो यानी कि दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। नंबर 1 कि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और दूसरा आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहां पे सबसे मजे की बात यह है कि मॉलिक्यूल और आयन कहते किसको हैं, ये बनता कैसे है, ये तो देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते मॉलिक्यूल्स को समझेंगे, एंड देन हम आयंस को समझेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो नेक्स्ट अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स तो सिंपली एटम के कंबाइन होने से ही मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसे हिंदी में हम अणु कहते हैं, अणु, है ना। तो यहां पे हम कहते हैं सिंपली कि जो भी मॉलिक्यूल्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। तो यहां पे सिंपल डेफिनेशन में दे देता हूं इसका कि अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप। मैं क्यों कह रहा हूं इलेक्ट्रिकली? मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, उस एटम के मॉलिक्यूल के ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता, है ना। चार्ज होगा तो फिर आयंस हो जाएगा वो। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, है ना, ग्रुप। ये ग्रुप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स उसमें मिले हुए होते हैं। जब 2 और 2 से अधिक एटम्स मिल जाते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो भी मिलना चाहिए किसमें? केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, है ना, बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो सिंपल कहने का मतलब है भैया कि मॉलिक्यूल तब बनता है जब एटम्स कंबाइन करते हैं तब। तो 2 तरीके से एटम्स कंबाइन कर सकता है ना। कितने तरीके से? 2 तरीके से। तो यहां पे एक स्टेटमेंट देते हैं कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, है ना, सो एवरी कंपाउंड जितने भी कंपाउंड होते हैं, सो एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। ये समझ में आ जाएगा आपको अभी। बट उल्टा नहीं कह सकते हम, बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। इसको मैं प्रूफ करूंगा अभी कि क्यों नहीं कहते हैं, इसको प्रूफ करूंगा। जैसे मान लो 2 तरीके से यहां पे एग्जिस्ट करता है ये। सबसे पहला हम यहां पे कहते हैं कि कंपाउंड ऑफ मतलब मॉलिक्यूल, आप 2 तरीके से बांट सकते हैं इसको, कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, और दूसरा जो हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं।
मान लीजिए कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहने का मतलब होता है कि अगर दो एटम को सेम सिमिलर टाइप के एटम, है ना, सेम एलिमेंट्स ले लीजिए, है ना, तो मॉलिक्यूल विथ सिमिलर एलिमेंट को ही कहते हैं यहां पे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी कि विथ सिमिलर एटम, विथ सिमिलर एटम। तो सिमिलर एटम का मतलब क्या है सर? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? H2 मिल जाएगा। आप क्लोरीन क्लोरीन को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? Cl2 मिल जाएगा, है ना। आप इसी तरीके से फ्लोरीन फ्लोरीन को मिला दीजिए, F2 बन जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को मिला दीजिए, O2 बन जाएगा। तो यहां पे सिमिलर टाइप के एटम्स को आप मिला रहे हैं। जब आप सिमिलर टाइप के एटम्स को मिलाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं बेटा, ये मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। आप इसे कंपाउंड नहीं कह सकते। तो एवरी मॉलिक्यूल जो होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को आप कंपाउंड नहीं कह सकते। बट मैं यहां पे जैसे देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड यानी कि विथ डिफरेंट एलिमेंट, विथ डिफरेंट एटम और एलिमेंट, डिफरेंट एटम। जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैं लिख देता हूं H2O, जल पीते हो, आपका वाटर जो है आप पीते हो। तो यहां पे दो एटम अलग अलग एटम से मिलकर के बना, हाइड्रोजन एटम है एंड ऑक्सीजन एटम है, दो अलग अलग एटम मिलकर के बने। तो आप कहते हो वाटर मॉलिक्यूल भी कह सकते हो इसको, है ना, और वाटर एक कंपाउंड भी है। समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो वाटर को यहां पे दो जब डिफरेंट एटम्स है बेटा, तो आप इसे कंपाउंड भी कह सकते हो, इसे आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। आपने कितनी बार कहा है वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर एक कंपाउंड भी है ना। CO2 ये भी क्या है? CO2 मॉलिक्यूल भी कह सकते हो आप, CO2 कंपाउंड भी कह सकते हो। H2SO4 एक मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। सिंपली यहां पे यही देखना है बेटा, इन दोनों के बीच में सिंपल सा डिफरेंस है कि यहां पे बोला गया है कि विथ डिफरेंट एलिमेंट, जब दो डिफरेंट एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। दो और दो से अधिक अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स मिल जाते हैं साथ में तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जबकि दो और दो से अधिक सिमिलर टाइप के एटम्स मिलते हैं तो हम उसे कहते हैं यहां पे मॉलिक्यूल। आप इन मॉलिक्यूल्स को H2, F2, है ना, Cl2, O2, Br2, है ना, P4, है ना, S8, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल है बेटा। लेकिन आप इन्हें कभी भी कंपाउंड नहीं कह सकते, बट इन्हें दोनों चीज कह सकते हो आप, है ना। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर कंपाउंड है। CO2 मॉलिक्यूल, CO2 कंपाउंड है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। इसीलिए हमने यहां पे लिखा है कि एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। सारे के सारे कंपाउंड्स जो यहां पे आप लिखोगे, है ना, HNO3 लिख लो, है ना, H3PO4 लिख लो, जो भी आपको कंपाउंड लिखना है लिख लो। ये सारे के सारे कंपाउंड को मॉलिक्यूल कह सकता हूं, बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। ये सब को हम कंपाउंड नहीं कह सकते कभी भी। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसी में आपको मैंने समझा दिया कि किसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एटॉमिसिटी क्या होती है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी यानी कि सिंपल हम कहें तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, है ना, और कंपाउंड जिसमें भी बोल सकते हैं आप। तो यहां पे सिंपल सा डेफिनेशन पहले लिख लें आप, ताकि आप इजीली बता सकें। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, number of atoms present in one molecule or an element or compound, molecule or an element और कंपाउंड आप कह सकते हो बेटा। जितने एटम्स मौजूद होते हैं उसमें उन्हीं को एटॉमिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर देखना चाहें, मैं यहां पे इधर ले लेता हूं एक सैंपल,
जैसे मान लीजिए कि आपने एलिमेंट यहां लिखा, या फिर मान लीजिए आपने मॉलिक्यूल लिखा, या फिर मान लीजिए आपने यहां पे कंपाउंड लिखा, और इसकी एटॉमिसिटी आपको इधर बतानी है। ठीक है, तो चलिए हम बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको मैंने P4 दे दिया, फास्फोरस का P4 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, ये एक एलिमेंटल फॉर्म में है बेटा। एलिमेंट 4 बार अपने सेम एटम को ले लिया तो P4, इसकी एटॉमिसिटी 4 होगी क्योंकि यहां पे 4 फास्फोरस इसमें मौजूद है। इसी तरीके से आपको बोला जाए आप S8 के बारे में बताइए इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो आप कहेंगे इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी कितनी, 8। अच्छा, यहां पे H2 की बात कर लें, Cl2 की बात कर लें, F2 की बात कर लें, Br2 की बात कर लें, O2 की बात कर लें, N2 की बात कर लें, तो ये जितने भी हैं ये सब में 2 एटम्स ही हैं बेटा। देख लो, सब में 2 एटम्स हैं, तो इनकी एटॉमिसिटी इन सभी की क्या हो जाएगी, 2। मान रहे हो बात को? इसी तरीके से अगर जितने भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, आर्गोन ले लो, क्रिप्टन बोल लो, है ना, जेनॉन बोल लो, ये सब की एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा, 1। सिंगल रहते हैं ये सिंगल रहते हैं, कभी भी किसी से कंबाइन नहीं करते, तो हम इनको कहते हैं कि एटॉमिसिटी इनकी कितनी हो जाएगी, 1। तो ये सिंपली यहां पे कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं आपको ये देखना होता है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी आप ऐसे करके बता सकते हैं बड़े इजी तरीके से, है ना। यानी कि नोबल गैसेस जो हैं वो सिंपली ये अपना, जानते हो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसको हीलियम आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, हीलियम का ये खुद मॉलिक्यूल भी है और खुद ये एटम भी है, तो हीलियम मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, हीलियम एटम भी कह सकते हो। तो नोबल गैस में सारे को आप एटम और मॉलिक्यूल दोनों कह सकते हो, क्योंकि ये तो किसी से कंबाइन होते नहीं है, तो इसी को भैया मॉलिक्यूल भी कह लो, इसी को एटम भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आई थिंक आपको काउंट करना आ गया होगा कि कैसे आप एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई कंपाउंड हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि CO2 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे एटम काउंट कर लीजिए, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल 3 एटॉमिसिटी। मान लीजिए आपने H2SO4 ले लिया, है ना, तो आपने अगर H2SO4 ले लिया तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए, तो 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर 5 और 2 यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, तो टोटल हो गया कितना, 7, तो 7 एटॉमिसिटी हो जाएगी। बस नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं कि कितनी एटम्स उसमें मौजूद है, पर्टिकुलर एलिमेंट में या मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, कितने एटम्स उसके मौजूद है, दैट विल बी योर एटॉमिसिटी। आई थिंक एटॉमिसिटी वाली भी पार्ट आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो आएगा ही नहीं, है ना। सबकी वैलेंसी आप नहीं निकाल सकते हो, तो वैलेंसी के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। तो आइए मैं आपको वैलेंसी एक्सप्लेन करता हूं, और अगर आपको इसको समझना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आना चाहिए, है ना। आप वो जनरल केमिस्ट्री में जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको कि क्या होता है वैलेंसी। तो सिंपली हम कहते हैं इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। सिंपल डेफिनेशन अगर हम दें तो हम कहते हैं इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के कंबाइन करने के कैपेसिटी को ही एक दूसरे से जो कंबाइन करता है ना, तो कितना बॉन्ड बनाता है एक दूसरे से, उसी कैपेसिटी को यहां पे क्या कहा जाता है, वैलेंसी। तो वैलेंसी डिटरमाइन करने का तरीका आपको ना बहुत इजी तरीके से पहले बताया गया था 2 सिचुएशन में। कैसा, पहला कंडीशन है ना, सो केस 1, यहां पे आप केस 1 करके आप लिख सकते हैं। कब का केस, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्रॉम 0 मतलब 1 से 4 तक, अगर आपके पास यहां पे मान लीजिए कि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब ये आपको कंफर्म आना चाहिए बेटा कि कौन से एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। सो 1 2 4 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी में रहता है,
1 to 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी में रहता है तो आप उसे कह सकते हैं कि उसकी वैलेंसी भी सेम हो जाएगी। तो इसके लिए आप वैलेंसी कैसे लिखेंगे? तो वैलेंसी विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कब के केस में? जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पे अगर बात करें सोडियम की, पोटेशियम की, है ना, तो सोडियम का देखिए बेटा, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो आप लिखेंगे 281। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, दैट इज वाई वैलेंसी भी 1। इसी तरीके से आप अगर बात करें मैग्नीशियम की, तो यहां पे मैग्नीशियम का देख लीजिए, ये हो जाता है 28 कितना? 282। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, सो वैलेंसी 3 हो जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 283। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी 3 कह सकते हो। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कार्बन की, तो कार्बन हो जाता है बेटा यहाँ पे 2, 8 एंड 4, तो वैलेंसी हो गई 4। यानी कि ये कंबाइन करके इतने बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। तो यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मिंग बाय एन एलिमेंट, है ना। नंबर कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ही है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मिंग बाय एन एलिमेंट। तो यहाँ पे सोडियम सिंगल बॉन्ड बना सकता है, मैग्नीशियम 2 बना सकता है, एल्यूमिनियम 3 बना सकता है, कार्बन 4 बना सकता है ना। कार्बन 4 बना सकता है। आपको पता है कि CH4 होता है, तो CH4 में कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन से, है ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करें तो AlCl3 आपने कंपाउंड सुना होगा, या बहुत सारे एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं जहां पे 3 बॉन्ड बनाए हुए रहता है। MgCl2 आपने सुना होगा, 2 बॉन्ड बनाए रखता है। यहाँ पे NaCl सुना होगा, सिंगल बॉन्ड बनाए रखता है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना बना रहा है किसी दूसरे एटम के साथ में, दैट इज वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। आइए अब हम केस 2 की बात करते हैं। सो केस 2 क्या है? यहाँ पे केस 2 जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर लाई करे 5, 6, है ना, देन 7, यानी कि 4 से अगर ज्यादा लाई करता है, तब के केस में वैलेंसी आप कैसे निकालते हैं? तब के केस में वैलेंसी इज इक्वल टू हो जाता है, तब के केस में वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने नाइट्रोजन ले लिया, मैंने कहा कि नाइट्रोजन का वैलेंसी बताइए, तो यहां पे आपने बोला कि सर इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ऐसा आएगा 2, 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसका 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 हो गया, हाउ टू डिटरमाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बेटा मैंने पहले कहा है कि नहीं आ रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो आप प्लीज वहां पे जाइए, आप देखिए 100% आपको पूरी अच्छे तरीके से आएगा। तो यहाँ पे चैनल में मतलब देखिए, आपको जनरल केमिस्ट्री देखिए, सर्च करके वहां मिल जाएगा आपको, उसमें देख लीजिए। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो क्या करेगा ये कि 3 इलेक्ट्रॉन को ले करके यहाँ पे वैलेंसी को पूरा करेगा, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस 5, यानी कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कभी भी देखना, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ऐसा करके बॉन्ड बनाता है बेटा। एक नाइट्रोजन यहां आ गया और दूसरा नाइट्रोजन इस तरीके से यहां पे आ गया और यहां पे ऐसे आ गया। अब क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड बनाएगा इससे ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा बेटा। तो ये इसीलिए कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बना, इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वैलेंसी इसकी 3 होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 होगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन का होता है 2, 6, तो यहाँ पे वैलेंसी अगर निकालेंगे तो यू विल गेट, यहाँ पे वैलेंसी है, सो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 6, सो यू विल गेट 2। अगर 2 आ गया तो यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बनता है बॉन्ड वो डबल बॉन्ड बनता है। आपको भी पता है कि कैसे मौजूद रहता है। इसका 6 इलेक्ट्रॉन मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मिल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मिल गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट किए, तो यानी कि डबल बॉन्ड बना। ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना। इसी तरीके से अगर आप फ्लोरीन की बात करेंगे तो आप फ्लोरीन की भी देख लीजिए। फ्लोरीन का वैलेंस, फ्लोरीन का लिखेंगे तो 2 और 7 लिखेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7। तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 माइनस 7, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि फ्लोरीन जो होगा, एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड रहता है बेटा ऑलवेज, है ना। बाकी ये
इलेक्ट्रॉन्स इसके इस तरीके से रखे रह जाते हैं और इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेता है। तो आई थिंक ये वैलेंसी वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से वैलेंसी का आपने 2 केस अभी देखा। एक और केस मैं बताता हूं आपको, दैट इज वेरिएबल वैलेंसी। कुछ वैसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि मोर देन 1, ये वेरिएबल यहां पे मैं लिख देता हूं, वेरिएबल वैलेंसी। सो कुछ एलिमेंट्स होते हैं बेटा जिनकी वैलेंसी मोर देन 1 होती है। सो मोर देन 1 वैलेंसी जो रखता है, मोर देन 1 वैलेंसी, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट के साथ में डिफरेंट तरीके से कनेक्ट होता है, वो मोर देन 1 वैलेंसी जिसकी होती है उसी को कहते हैं बेटा वेरिएबल वैलेंसी, है ना। तो यहां पे जैसे मान लीजिए आयरन कभी कभी 2+ में भी होता है, आयरन कभी कभी 3+ में भी होता है, यानी कि कभी कभी यहाँ पे 2 लोग से कनेक्ट होता है, कभी 3 से। इसी तरीके से कॉपर प्लस में भी होता है, कॉपर 2+ में भी होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट्स हैं। Sn2+ में होता है, Sn4+ में भी होता है, Pb2+ में होता है और यहाँ पे Pb4+ में भी होता है ना। फास्फोरस की अगर हम बात कर लें तो फास्फोरस भी कभी 3 में होता है तो कभी 5 में होता है। सो फास्फोरस की वैलेंसी कभी 3 होती है तो कभी 5 होती है। तो ये वेरिएबल वैलेंसी है। तो मोर देन 1 वैलेंसी जो भी शो करता है उसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वेरिएबल वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 to 4 है तो कैसे होगा, और है ना, और लेस देन 4 है, मतलब ग्रेटर देन 4 है तब कैसे होगा। तो ये कंप्लीट हमने वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताया है। अब इसके अगले लेक्चर में हम आयंस के बारे में देखेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको यहाँ पे मैंने बताया है ना। तो यहाँ 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना था। मैंने बताया था कि एटम्स जो एग्जिस्ट करता है वो 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में जितना भी चीजें थी टर्मिनोलॉजी वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद एक आयंस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एटम्स, वो आयंस के बारे में मैं अगले लेक्चर में आपको बता पाऊंगा। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।